हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं आपका दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल में, आपके अपने चैनल में। ओके, और रोज़ की तरह आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आपको लेके आया हूं एक नया टॉपिक। पिछले वाले जो वीडियो थे उनमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था उनमें, और हाँ यार, जो बात मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले छोटी सी बात क्या है, मेरे ये जो वीडियोज है, ये जो चैनल है, इसको शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें, यार दोस्तों को बताएं, लाइक भी करें, और जब पहुंचेगा तो सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे कि उन जो भी आपके दोस्त हैं ना, उनको मेरे वीडियोज का फ़ायदा मिलता रहे। एक्चुअली है क्या ना कि यार क्या जा रहा है, अगर आदमी को फ्री में घर बैठे पढ़ने को मिल जा रहा है, और कोशिश करता हूँ मैं आपको कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सरल भाषा में समझ में आए, देसी भाषा में समझ में आए। और हमेशा ध्यान रखना, जो फिजिक्स है ना, वो उसकी किताबी लैंग्वेज को कभी भी ना रटें आप। उसके जो टीचर बोल रहा है उसको केवल ध्यान से समझें और अपने उसमें कन्वर्ट करके उसको करें। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं, हमने लिया हुआ है सरल रेखा में गति। ये बहुत मिलता है हमको वैसे, तो बात चल रही है इसकी सरल रेखा में गति की। ओके, तो मैं आपको बताऊं, ये जो सरल रेखा में गति है ना, ये आपको 9th से शुरू हो जाता है। कौन सी क्लास है? 9th से। और 9th के कुछ चैप्टर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और बीएससी में भी मिलेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको मिलता है। ओके, खैर हम आज की बात करते हैं। ये क्लास 11 के फिजिक्स से मैंने उठाया हुआ है, और क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही है। बाकी सारे स्टूडेंट, चाहे आप बीएससी से हो, चाहे 9th से हो, या कंपटीशन लेवल में हो, कोशिश करता हूँ मैं आपको कि आपको जो कंटेंट है वो ठीक से मिल सके। मेरा पूरा प्रयास है यार, सरल से सरल भाषा में मैं आपको दे सकूँ। ओके, और जब जब आपका प्यार मुझे मिलेगा, जब जब मेरे सब्सक्राइबर पर वो बढ़ेंगे और आपका लाइक मिलेगा, मुझे लगेगा प्यार मिल रहा है। कमेंट, कैसे भी कमेंट दो, कमेंट दो। ओके, तो बात करते हैं सरल रेखा में गति। मतलब गति, कोई भी जो वस्तु होती है ना, उसकी दो पोजीशन होती है किसी भी चीज़ की। क्या? या तो वो मोशन में होगी या रेस्ट में, दो चीज़ें होती हैं। एक गति में होगी वो, ओके, और या होगी वो विराम में। या तो होगी गति में या विराम में, किसी भी चीज़ की दो। जो हमारा ये ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है ना, इसमें ज़्यादातर वस्तुएं कैसी होती हैं? गति में ही है। सूर्य गति में है, जो खगोलीय पिंड है सारे के सारे गति कर रहे हैं। और जो चीज़ें जैसे ट्रेन गति कर रही है, और हम लोग गति करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो अवस्था में होती है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष सारी चीज़ें गति करती हैं। सपोज दैट पेड़ है भाई, स्थिर होता है, लेकिन जो दूसरे पिंड हैं उनकी तुलना में पेड़, वो पिंड गति कर रहे हैं तो पेड़ भी गति कर रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें लगभग गति में हैं, कुछ चीज़ें विराम में हैं, हम देखते हैं। लेकिन वस्तु गति में है या विराम में है, ये पता कब लगता है हमको? कोई वस्तु रुकी है या चल रही है, ये कब पता लगता है? ये पता करने के लिए हमें एक दूसरी वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। उसके प्रति हम देखते हैं कि वो चल रही है या रुकी हुई है। कैसे? सपोज दैट जब हम रोड पे चलते हैं तो आपने देखा होगा, हमें कब पता लगता है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं? जब साइड के कुछ मकान, कुछ पेड़ या कुछ अन्य चीज़ें हमसे पीछे की ओर जाती हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं, हमें पता लगता है हम गति कर रहे हैं। ओके, अब पता लगे कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं और बराबर से पेड़ है वो भी हमारे साथ आगे जाए, तो हमें पता लगेगा कि हम गति कर रहे हैं, हमें लगेगा हम रुके हुए हैं। ऐसा कब होता है? कभी आप प्लेटफॉर्म में जाएं और ट्रेन में बैठें, ओके, और बगल में भी एक ट्रेन हो, तो और दोनों ट्रेनें साथ साथ चलें, तो क्या लगेगा आपको? एकदम साथ साथ, तो ये लगेगा कि हमारी ट्रेनें कैसी हैं? रुकी हुई हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है। तो हमें ये पता करने के लिए कि वस्तु रुकी है या फिर चल रही है, दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ती है। इसे ही सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। एक के सापेक्ष दूसरी का पता लगता है कि रुकी है या चलती है। ओके, तो जो वस्तु गति में होती है उसे गतिमान अवस्था में कहते हैं, जो विराम में होती है उसको विराम अवस्था में कहते हैं। ओके, अब इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र ऐसे होते हैं, कोऑर्डिनेट तंत्र होते हैं, जो किसी भी वस्तु को डिफाइन करने के लिए, किधर को जा रही है, कौन सी दिशा में उसकी मोशन, ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जिसे हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सीधे सीधे आ जाता हूँ किस पे? निर्देश तंत्र पे। होता क्या, आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? निर्देश तंत्र। ओके, निर्देश तंत्र जिसे कहते हैं फ्रेम
तंत्र, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम। ओके, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही लिखा हूं ना मैं, रेफ या ई और होगी दोस्त, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब ये है क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तंत्र होता है, एक निर्देशांक तंत्र होता है जो किसी भी चीज की स्थिति, अवस्था, गति को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र। सपोज दैट ये पॉइंट है। ओके, अब ये पॉइंट कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे है, कितनी दूरी पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलग से, ये काल्पनिक होता है, ये एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन इसको कल्पना कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मानो ये हवा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं, हमने ये कर ले। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये पॉइंट किससे कितनी दूरी पर, तो एक और यहाँ से एक तंत्र मानेंगे जिसमें 3 एक्स होते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के जेड से हम किसी दूसरी चीज को डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक निर्देश तंत्र मान लेंगे, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऐसे करके एक्स वाई और ये जेड करके, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये पॉइंट सपोज दैट यहाँ पर है, तो ये बताएगा कि ये जो पॉइंट है इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर है और इससे कितनी दूरी पर। ओके, तो ये तीनों, इसकी जो स्थिति है कि कितनी दूरी पर है, ये इन तीनों से तो दूरी लगा पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कैसे पता लगेगा, या और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक मैंने यहाँ पॉइंट लिया हुआ है, तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कि ये बीचों बीच में कहाँ से आकलन करेंगे हम, इस वाले कोने से, जो बोर्ड का ये वाला कोना है, बोर्ड का ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, और इन चारों कोनों से इसकी बराबर बराबर डिस्टेंस लेंगे और हम कह देंगे कि ये बीचों बीच में है। अब ये कोने ही ना हो, एक बहुत बड़ा बोर्ड हो जहाँ पे कोने ना हो, आप पॉइंट ना लगा पाओ, तो कैसे पता करोगे कि ये बीच बीच में है एक किनारे पे। ओके, तो कहने का मतलब हमें किसी चीज़ की स्थिति को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक काल्पनिक कोऑर्डिनेट तंत्र ले लेते हैं, निर्देशांक तंत्र ले लेते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षों का उपयोग करते हैं, और इसी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट तंत्र को, निर्देश तंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र मतलब इसके नाम से ही छुपा हुआ है, ये लिखा हुआ है निर्देश तंत्र। तो जो निर्देश करता है, जो स्पष्ट करता है, जो बताता है कि कितनी दूरी पर है, कितने वेग से है, कैसा क्या है, सारी चीजें डिफाइन करता है। निर्देश, जो निर्देशांक होते हैं, निर्देश देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं तंत्र। मतलब एक ऐसी व्यवस्था, तंत्र होती है व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी दूसरी वस्तु की स्थिति, अवस्था, व्यवस्था जो भी है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, निर्देश तंत्र। ओके, मतलब फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ ना आपको, नाम से ही ये देखो, निर्देश, निर्देशित करता है, जो बताता है, वही कहलाता है निर्देश तंत्र। तंत्र माने व्यवस्था। ओके, अब ये 2 प्रकार के होते हैं निर्देश तंत्र। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय ये निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, इसे हम लोग कहते हैं जड़त्वीय को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। ओके, क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, गति को पढ़ने के लिए हमें न्यूटन की जो नियम है उनकी जरूरत पड़ती है। ओके, न्यूटन के गति संबंधी बहुत सारे नियम हैं, तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के नियमों को फॉलो करता है, जिसमें न्यूटन के नियम ठीक ठीक सिद्ध बैठते हैं, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। कौन सा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। समझ में आ गई बात, मतलब वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन किया गया। कौन से, गति विषयक नियमों का, न्यूटन के गति विषयक नियमों का जिस तंत्र के अंदर पालन किया जाता है, उसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश
तंत्र, न्यूटन। ओके, ये जो न्यूटन के नियम है ना, ये इन न्यूटन के नियमों को जिस तंत्र में फॉलो किया जाएगा वही तंत्र क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। कौन सा, इनर्शियल, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ओके, अब दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, यानी कि अजड़त्वीय, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें क्या है, बस इसको इसी से पकड़ लो। अगर आपको इनर्शियल समझ में आ गया क्या हुआ भाई, इनर्शियल क्या कहता है, जो जड़त्वीय होता है वो कहता है कि न्यूटन के नियमों का पालन होना चाहिए, जबकि जो अजड़त्वीय है, जो नॉन इनर्शियल है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है दोस्त कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम को फॉलो ना करे। जी हाँ, समझ में आ गया होगा आपको दोनों का। एक जो न्यूटन के नियम को फॉलो करता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, और जो न्यूटन के नियमों को फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। समझ में आ रही ना बराबर बराबर बात। ओके, अब बात चलती है कि किसी भी वस्तु की ब्रह्मावस्था और गति अवस्था क्या होती है। ये तो हो गया निर्देश तंत्र। ओके, मैंने बताया निर्देश तंत्र क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी भाषा में बताए हैं। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ जिसको अभी समझ में नहीं आया हो। निर्देश तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को डिफाइन करने के लिए एक्स वाई जेड अक्ष के द्वारा काम करता है, मतलब काल्पनिक एक व्यवस्था है जो बनाई जाती है। ओके, दूसरा क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है, अजड़त्वीय जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। अब बात चलती है हमारी गति अवस्था और ब्रह्मावस्था की। ब्रह्मावस्था, गति अवस्था और कौन सी, ब्रह्मावस्था। देखिए सर, कैसे करके पता लगेगी हमें कि वस्तु गति में है या ब्रह्म में है। ऐसा देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक घड़ी ले लीजिए या फिर ऐसे ही जनरल ले लीजिए, या मान लो मैंने एक वॉच ले ली हुई है, एक घड़ी रखी हुई है। ओके, यहाँ घड़ी ले लो, ये 12 यहाँ और यहाँ, ठीक है, 3 9 और ये 6, ऐसा ही कुछ होता है घड़ी के अंदर। अब यहाँ पे हमने दो वस्तुएं ली हुई हैं, एक वस्तु ए ली हुई है, अब कुछ भी ले लो, एक कार ले लो यार, ये दूसरा एक पेड़ ले लिया मैंने, ये दो चीजें ली हुई हैं। ओके, अब यहाँ घड़ी में सुइयां हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी चीज गतिमान है या कौन सी रुकी हुई है। तो यहाँ पे घड़ी टिक टिक करके समय बताती है। सपोज दैट हमने इस कार की स्थिति को नोट किया था कै बजे, मान लो 9 बजे। ये छोटी वाली सुई 9 पे थी और बड़ी वाली सुई किस पे थी, 12 पे। तो हमने क्या किया था, इस कार को देखा था करेक्ट 9 बजे कि ये कार यहाँ पर है। अब जब हमने 9 बजे से देखा कि 9 से आगे बढ़ता गया टाइम, ऐसे करके 3 बजा, ये कार यहाँ से 3 बजे के बाद हटके कहाँ पहुँच गई, लगभग 100 किलोमीटर दूर। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे ये जो यहाँ पे थी अवस्था ए में थी, यहाँ से हटके बी पर पहुँच गई। मतलब समय जैसे जैसे बढ़ा, समय परिवर्तित हुआ, तो समय के परिवर्तन के साथ साथ इसका भी परिवर्तन हो गया, ये जहाँ थी वहाँ से हटके दूसरी जगह चली गई। तो इससे हमें पता लगा जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है,
इसका मतलब वस्तु कौन सी अवस्था में है, गति की अवस्था में। जबकि इस पेड़ को हम देखेंगे, पेड़ हमने ये देखा कि 9 बजे भी यही था और जब 3 बजा तो भी वो यही की यही है। मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन पेड़ की स्थिति में पेड़ जहाँ पर है वही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब अब आप स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे क्या, अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम पता लगा लेंगे कि वो कैसी है, हम कह सकते हैं गति में है। और अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में। ओके, यानी कि जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है, मोशन की अवस्था में कहलाती है। और अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन ना हो तो वो रेस्ट अवस्था में कहलाती है, यानी कि विराम अवस्था में कहलाती है। ओके, तो मैं आपको मेरी समझ से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि क्या होती है विराम अवस्था और क्या होती है गतिज अवस्था। ओके, इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पेड़ है, आज जहाँ देखोगे कल वहाँ होगा, परसों वहाँ होगा, 2 साल बाद भी वो वहीं होगा, 2 महीने बाद भी वहीं होगा। यानी कि समय तो निकल रहा है, एक महीना निकला, एक दिन निकला, 1 साल निकला, लेकिन जो पेड़ है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं है, वो जहाँ था वहीं है। इसका मतलब वो विराम अवस्था में। लेकिन जो कार है ना, या फिर और हम हैं, या और जो चीज़ें हैं जिनमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, गति की अवस्था में कहलाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखे, सूर्य सुबह इधर से इधर हो जाता है, इसका मतलब कैसा है, गति में चल रहा है ना, पृथ्वी उसके सापेक्ष गति कर रही है, सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। नेक्स्ट का जो है वो आता है एक विमीय गति, 2 विमीय गति, त्रिविमीय गति। ठीक है, ये चीज जो क्या होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, इस पर भी प्रकाश डाल रहा हूं मैं। एक विमीय गति, 2 विमीय गति और अब आगे त्रिविमीय। अभी हमने ये चीज क्लियर कर ली कि विराम अवस्था क्या होती है और गतिज अवस्था क्या होती है। अब हम करेंगे गति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, गति के प्रकार, जिसमें हम करेंगे एक विमीय गति, एक विमीय गति, इसे कह देंगे मोशन इन 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। ऐसा ही 1 डायमेंशनल। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक विमीय गति, तो इसको ही पकड़ लो, इसका संधि विच्छेद कर डालो, विमा पकड़ लो। इसमें एक माने तो एक हो गया ना, और विमा माने क्या होती है, दिशा, डायमेंशन, एक दिशा में गति। मतलब भाई डायमेंशन में हमने कहा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये 3 अक्ष हैं। ओके, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, 3 एक्सिस हैं। अब ये 3 एक्सिस ये डिफाइन करेंगे कि गति एक विमीय है, 2 विमीय है या त्रिविमीय है। तो इसको डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर कोई भी चीज किसी एक अक्ष के पर मतलब कि सापेक्ष गति कर रही है, अगर एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है इधर कोई, तो या वाई अक्ष की या जेड अक्ष की, मतलब किसी एक ही दिशा में गति करे, दूसरे अक्ष की दिशा में गति ना करे, तो वो कहलाती है एक डायमेंशन गति, एक विमीय गति। विमा माने होती दिशा, किसी एक ही दिशा में गति करे, जिधर करती चली जा रही है। अगर जैसे कहेंगे एक्स अक्ष की, ये एक्स है, सिंपल सी परिभाषा है, अगर कोई भी वस्तु किसी एक अक्ष की दिशा में गति करती है, चाहे वो एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, कोई सा एक अक्ष हो, अगर कोई वस्तु किसी एक एक्सिस की, किसी एक अक्ष की दिशा में गति करती है, तो वो वस्तु की जो गति होती है कहलाती है एक विमीय गति। कैसे, जैसे ट्रेन पर चलती हुई पटरी की गति या लुढ़कती हुई गेंद की गति। देखिए ट्रेन पे जो पटरी पे चलती हुई, गलत बोल गया मैं, पटरी पे चलती हुई ट्रेन की गति या जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। कैसे, आपने देखा होगा ना, ये पटरी है और इस पर जो ट्रेन है ना सीधी चलेगी। कैसी चलती है, एकदम सीधी, एक दिशा में, चाहे वो इधर को चला दो, चाहे इधर को चला दो, चाहे
इधर को चला दो, तीनों अक्षों में से किसी एक दिशा में आप चला दो तो ज्यादातर क्षैतिज गति ही सीधी गति होती है, सरल रेखा में गति होती है। ओके, किसी एक दिशा में, चाहे आगे को चले या पीछे को चले, एक सीधी रेखा में गति करेगी। या गेंद को हम लुढ़काएंगे तो वो सीधी रेखा में गति करेगी। ओके, सपोज दैट फर्श है, फर्श पे हमने गेंद को लुढ़का दिया तो वो सीधी रेखा में गति करेगी, एक विमीय गति करेगी। अब आती है बात दो विमीय गति, एक दूसरी दो विमीय गति। सिंपल सा है, 2 डायमेंशनल ओके मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन को जो हम डिफाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक विमीय था यानी कि एक अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा था, यहाँ पे दो विमीय हो गया तो किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष गति करेगा। ओके, किन्हीं दो अक्षों के, जैसे एक्स और वाई अक्ष, अगर कोई वस्तु एक्स अक्ष की दिशा में गति करती खाली तो एक विमीय हो गई। अगर अब कोई एक्स और वाई दो अक्षों की दिशा में गति कर रही है, दो अक्षों के सापेक्ष गति कर रही है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, दो विमीय, 2 डायमेंशनल, दो दिशाओं में गति करती है। समझ में आ रहा है ना। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि फर्श पे रेंगता हुआ कीड़ा। कैसे, जो फर्श पे कीड़ा रेंगेगा वो सीधा सीधा नहीं, इधर को भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे, मतलब किन्हीं भी दो दिशाओं में, और वो गति कर सकता है, मतलब वो नीचे को नहीं जा सकता, या तो सीधा चलेगा या ऊपर को चलेगा, लेकिन नीचे नहीं जा सकता। भाई कीड़ा है, जैसे सपोज दैट ये फर्श है, ओके, ये फर्श है और फर्श पे कोई कीड़ा ये रेंग रहा है, तो ये कीड़ा क्या करेगा, ये कीड़ा या तो आगे जाएगा और ये ऊपर को उड़ सकता है, ये आगे जाएगा या ऊपर को उड़ सकता है, बट वो नीचे नहीं जा सकता। मतलब उसकी जो गति है वो कितनी, दो ही दिशाओं में हो सकती है, तीसरी दिशा में नहीं हो सकती, जब वो रेंगता है तब। ओके, अब जो तीसरी चीज आती है वो है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल गति। ओके, 3 डायमेंशन गति या मोशन इन 3 डायमेंशन कह सकते हैं। मतलब अब जो गति होगी वो एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष होगी। जब तीनों के सापेक्ष गति होती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, त्रिविमीय गति। तीनों विमाओं मतलब तीनों दिशाओं में, तीनों अक्षों के सापेक्ष जो गति करता है उसको कहते हैं त्रिविमीय गति। जैसे कि एक सपोज दैट एक कीड़ा, हवा में उड़ता हुआ कीड़ा, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पे कीड़ा है ना हवा में, तो वो क्या करता है, आगे भी जा सकता है ना, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। मतलब कि इन तीनों दिशाओं में वो गति, आगे पीछे जा सकता है वैसे करके। ये तो स्ट्रेट मोशन हो गया, एक्स अक्ष की दिशा में हो गया, या फिर वो ऊपर को उड़ सकता है वाई अक्ष की दिशा में, या वो नीचे को जा सकता है जेड अक्ष की दिशा में। तो वो तीनों दिशाओं में कहीं पर भी गति कर सकता है। तो हवा में उड़ते हुए कीड़े की जो गति होती है वो 3 डायमेंशन होती है। फर्श पर रेंगते हुए कीड़े की जो गति होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। और जो ट्रेन की गति होती है, क्योंकि ट्रेन उड़ नहीं सकती, ट्रेन केवल रेंग सकती है, चल सकती है एक सीधी रेखा में। बॉल जो फर्श से चल रही है ना, फर्श पे जा रही है, वो कैसी है, एक विमीय गति है। तो ये एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। ओके, बाकी का जय हिंद दोस्तों।